उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। लगातार तस्वीरें अब रह रहकर सामने आ रही है। अब तक कुल संख्या 96 हो चुकी है मौतों की। ये वीडियो, ये तस्वीर अपने आप में हैरान कर देने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक व्यक्ति कैसे वो टीन के शेड पर खड़ा था, हवा इतनी तेज आई कि उसके साथ वो इतनी तेज हवा में उछल गया। ये देखिए, गनीमत रही कि वो खेतों में जा गिरा। उसे चोटें जरूर आई हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता था। जिस तरीके से ये व्यक्ति इतनी तेज हवा में उछला, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है हवा का आवाज, हवा की गति और कितनी तेज आंधी वहां पर चली होगी। संख्या कुल बताई जा रही है। प्रयागराज में 17, बरेली में 4, भदोही में 11 और मिर्जापुर में 6 लोगों की मौत हुई है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। ये अपने आप में कोई नहीं कह सकता। कोई एक आर्टिकल नजर आता है, कोई एक वस्तु नजर आती है, कोई एक चीज नजर आती है जो कि हवा में लहराती हुई, या कोई कपड़ा या कोई वस्तु नजर आती है। लेकिन कौन कह सकता है कि एक आम जीते जागते जिंदा आदमी की तस्वीर है। जिस वक्त तेज आंधी तूफान आया, बरेली में टीन की शेड पर यह व्यक्ति खड़ा था। न केवल शेड गिरा, बल्कि अपने आप धकेलता हुआ हवा में ऊपर वो मानो बहता चला। महंगाई की मार के बीच अब दूध के दामों में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। लोग पहले ही बढ़े हुए दामों से जो है उनका बजट तंग हो रहा था और अब दूध के दाम जो है एक बार फिर से बढ़ गए। हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। काका, ये दूध की कीमत आज से 2 रुपए बढ़ गई है, क्या कहेंगे आप? क्या करेंगे, मोदी सरकार को जीना है ना हमको। तो मोदी जैसे जिया ऐसे जिएंगे हम, बड़ा तो क्या करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये मतलब जरूरी था या नहीं है? लेकिन जरूरी बता रहे हैं सरकार तो। हाँ, सरकार बता रही है ना जरूरी है। अमूल वाला बता रहे जरूरी है। ये बढ़ गया, खर्चा कम करो ना आपका, वो तो करना है ही नहीं इसको। हाँ माँ जी, आप क्या सोचती हैं? दूध की कीमत 2 रुपए बढ़ा दी है आप, क्या 2 रुपया ज्यादा बढ़ा दिया ना। 8 आने मिलता था हमारे साथ, मैं 20 साल की थी तब। अभी उसके 35 रुपये हो गए, तो क्या करने का। में नहीं पकड़ता। और कुछ हम लोग जो मौज शौक करते हैं उसमें हम लोग स्पेंड इजीली कर लेते हैं, पर ये 2 रुपया में ज्यादा लग जाता है। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। मिक्स प्रतिक्रिया हमें जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन कुल मिला के आज से रसोई का बजट 2 रुपये कीमत दूध की बिक्री के बाद में, बढ़ोतरी के बाद में गड़बड़ हो रहा है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। मुंबईकरों को महंगाई की एक और मार पड़ी है। सोना और दूध के बाद अब मुंबई में सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। महानगर गैस ने मुंबई में सीएनजी के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो की है। दाम बढ़ने के पीछे की जो प्रमुख वजह है, पश्चिम एशिया में जारी संकट और ईंधन खरीद की लागत में बढ़ोतरी जो है वो बताई जा रही है। सीएनजी के दाम मुंबई जैसे शहर में पहले 82 रुपये प्रति किलोग्राम थे, जो अब 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो बढ़कर 84 रुपये हो चुका है। बढ़ी हुई कीमत 14 मई से ही लागू जो है वो कर दी गई है। तमाम जो टैक्सी और ऑटो यूनियन हैं वो अब किराया बढ़ोतरी की मांग भी करने लगे हैं। अगर परिवहन विभाग किराए बढ़ोतरी का निर्णय लेता है तो इसका सीधा असर जो है आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। कैमरामैन दिलीप औरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। लंबे इंतजार के बाद केरल को मुख्यमंत्री मिल गया। कांग्रेस आलाकमान ने वीडी सतीशन के नाम पर अपनी मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी थे, लेकिन वीडी सतीशन ने केसी वेणुगोपाल को मात दे दी। केरल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने एक बड़ा वायदा किया था। सतीशन ने कहा था कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन निर्णायक जीत हासिल नहीं करता तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। यह एक ऐसा साहसिक बयान था जिसने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश और भरोसा जगा दिया था। अब नतीजा दुनिया के सामने है। केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए इस जीत की जड़ें 2021 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद के कठिन महीनों से जुड़ी हैं, जब राहुल गांधी ने सतीशन को विपक्ष का नेता बनाया था। पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरन के निष्ठावान समर्थक रहे सतीशन ने परवूर से 2006, 2011, 2016, 2021
और 2026 में लगातार जीत दर्ज की। इस प्रकार विधानसभा की राजनीति में उनका 25 साल से अधिक का सफर तय हुआ है। कैमरामैन विजय के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाबदलाव की आहट दिख रही है। संगठन से सरकार तक नई बिसात बिछाई जा रही है। आपको बता दें कि संगठन और सरकार, बीजेपी के संगठन और सरकार दोनों में बदलाव होने की तैयारी चल रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और ये बताया जा रहा है कि नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान 29 तारीख यानी 29 मई से पहले होगा, जिसमें महिला युवा को अच्छा खासा जगह दिया जाएगा। यानी महिलाओं के लिए जो संसद में अभी 33% रिजर्वेशन का बिल लाया गया था, पार्टी में भी वैसी व्यवस्था है और नितिन नवीन की टीम में 33% के आसपास महिलाएं देखने को मिलेंगी। युवा चेहरों को भी मौका मिलेगा और संघ के साथ बातचीत करके उनकी टीम को लगभग फाइनल कर लिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि 29 मई से पहले उनके टीम का ऐलान हो जाएगा। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में अभी 72 मंत्री हैं, 81 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से संयमित खर्च का मैसेज प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार मंत्रियों की संख्या 72 से भी कम हो सकती है। यानी मंत्रिमंडल का आकार छोटा होगा, काम ज़्यादा होगा, ये मैसेज देने का भी प्रयास प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। यानी महाबदलाव मैंने इसलिए बोला संगठन और सरकार में, क्योंकि अब वो प्रक्रिया तेज हो गई है जब नितिन नवीन की टीम का ऐलान भी होना है और केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में बदलाव भी होना है। वो वक्त धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। चुनाव आयोग ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तीसरे चरण की घोषणा आज कर दी है, जिसमें कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी। और जो कट ऑफ डेट दी है वो कट ऑफ डेट ये दी है कि 1 जुलाई 2027 से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अक्टूबर 2026 तक इसको खत्म करना है। उसके बाद सभी राज्यों की ड्राफ्ट सूची आएगी, फिर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। हालांकि अभी आने वाले सालों में कुछ राज्यों में चुनाव भी होने हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू करने की बात चुनाव आयोग ने आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी करके कर दी है। कितने बीएलओ होंगे और कितने राजनीतिक दलों के बीएलए होंगे और किस तरीके से पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा तीसरे चरण में, वो तमाम बातों को स्पष्ट कर दिया है चुनाव आयोग ने। और 16 राज्य 3 चरणों में 1 जुलाई 2026 से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन नितिन के साथ प्रशांत, न्यूज़ 24 दिल्ली। इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता हाई कोर्ट में और देखें कि जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची थी। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव के बाद हिंसा हो रही है, हिंसा को देखते हुए आज कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई थी, मामला था और बाकायदा बतौर एडवोकेट यानी वकील के वर्दी में ममता बनर्जी पहुंची थी। जिस तरह से इसके पहले ममता बनर्जी जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने अपनी बातों को रखी थी। आज एक बार फिर से कोलकाता हाई कोर्ट में मामला था और देखें किस तरह से आज कोलकाता हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे पहुंची हैं और बाकायदा जिस तरह से चुनावी हिंसा को लेकर सारे चीज़ों पे आज चर्चा हो रही थी, ममता बनर्जी वहाँ पे पहुंची हैं और जज के सामने अपने बातों को रखी है। देखिए ये बाकायदा मेरे सामने देख सकते हैं ममता बनर्जी की जो गाड़ी है बाकायदा एज ए वकील के तौर पर यहाँ पे निकली है। सुरक्षा के घेरे से पूरी तरह से गाड़ी को घेरा गया है कि कोई ममता बनर्जी के पास ना जा सके, कोई अप्रिय घटना ना हो सके। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से ममता बनर्जी आज वकील के ड्रेस में कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची और वहां पे उन्होंने सुनवाई करके यहां से निकली है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। प्रधानमंत्री की अपील का असर महाराष्ट्र में दिखने लगा है। महाराष्ट्र के नेता डीजल और पेट्रोल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कि मुख्यमंत्री जो है कैबिनेट की मीटिंग के लिए पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री बाइक से पहुंचे हैं, खुद बाइक चला रहे हैं। अकेले बाइक से मुख्यमंत्री यहां पर कैबिनेट की मीटिंग के लिए पहुंचे हैं और जो सुरक्षा में तैनात गाड़ियां हैं वो भी सिर्फ बाइक हैं। बाइक से ही उनकी सुरक्षा इस समय की जा रही है और विधान भवन भी इसके पहले मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो बाइक से ही पहुंचे थे। कल मुख्यमंत्री ने एक बड़ा निर्णय लिया है जिसके तहत जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके काफिले में जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या आधी कर दी गई है। साथ ही विदेशी दौरे रद्द किए गए हैं। इसके अलावा और भी निर्देश दिया है कि हो सके तो सभी मंत्री एक दिन जो है सार्वजनिक परिवहन की सवारी करें, यानी ट्रेन और बसों से आएँ। तो देखिए कि इसका असर जो है दिखने लगा है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर बाइक से पहुँचे हैं और कई सारे जो मंत्री हैं वो मंत्री
अपने जो काफिले की गाड़ियां हैं वो कम कर दिए हैं। कई सारे जो मंत्री हैं वो ईवी व्हीकल से पहुंचे हैं। कुछ मंत्रियों का जो बंगला नज़दीक है वो पैदल ही चल के आए हैं, जैसे नीतीश राणे यहाँ पर पैदल चल के आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री ने डीजल और पेट्रोल बचाने की अपील की थी उसका असर महाराष्ट्र में दिखना शुरू हो गया है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की आम जनता से अपील का लगता है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार के मंत्री और विधायक की जो है उन पर ये असर देखने को नहीं मिल रहा है। एक तरफ जहां पर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भी जो हैं वो अपने 15 से ज़्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ नजर आए, तो वहीं बीजेपी के विधायक भी इसी तरह देखने को मिले। बात की जाए तो धर्मेंद्र सिंह लोधी जो कि मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, और ये बाकायदा 15 से ज़्यादा वाहनों के काफिले में घूमते दिखे, जबकि लोगों से अपील करते नजर आए कि एक साथ कहीं जा रहे हैं तो एक ही वाहन का प्रयोग करें। वहीं शिवपुरी में जो आईपीएस को 250 किलो का मुक्का और बंगले पर गोबर फेंकने की बात करने वाले बीजेपी के विधायक प्रीतम सिंह लोधी भी सैकड़ों वाहन के साथ जो काफिला होता है उसके साथ विधायक जो है उनका काफिला शिवपुरी के करेना में पहुंचा था और काफिले में 100 से ज्यादा वाहनों का उपयोग किया गया था। रैलियों पर भी, वाहन रैली होती है उन पर भी रोक लगा दी गई है और इसी तरह की स्थितियां यहाँ देखने को मिल रही हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बचत वाली अपील का असर यूपी में साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक करके कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता के सामने उदाहरण पेश करना होगा। एक दिन मेट्रो, बस, ई रिक्शा और साइकिल का प्रयोग करें। इसका असर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपद में दिखने लगा है। बनारस में बीजेपी के विधायक सौरभ श्रीवास्तव कार से उतर गए और साइकिल चलाकर निकले। यही नहीं, मुरादाबाद के मंडल आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे। साथ ही साथ हाथरस में बीजेपी सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि ई रिक्शा के माध्यम से अपने कार्यालय तक पहुंचे। इसके पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दिल्ली से मेरठ तक ट्रेन में यात्रा करके बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों अधिकारियों से ये भी अपील की है कि वो अगले 6 माह तक कोई भी विदेश यात्राएं न करें। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। वैश्विक संकट के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से 7 अपील की है। मुख्य तौर पर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के बचत की बात कही गई है, 1 साल तक सोना ना खरीदने की बात कही गई है, खाने के तेल का इस्तेमाल कम करने की बात कही गई है, वर्क फ्रॉम होम। ये तमाम वो बातें हैं जो इस वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू की सबसे बड़ी अनाज मंडी में। यहाँ पर जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समझेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील के माध्यम से हमारे भारतवर्ष के सब भारतवासियों को कही है, इस पे हमें गौर करना चाहिए और हर चीज़ के पीछे एक आप ये मान के चलिए कि कोई ना कोई रीज़न होता है, तभी प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील की है उसका असर ग्राउंड में दिखने लग पड़ा है। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। आज देश की स्थिति और परिस्थिति सामान्य नहीं है। देश की जनता भविष्य की आशंकाओं को लेकर डरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं और अधिकारियों से यह अपील किया है कि आप अपने साथ गाड़ियों की काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करें। इसका असर बिहार में भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रियों ने भी काफिले में गाड़ियों की संख्या काफ़ी कम कर दी है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर महिलाओं को 1 लाख का अनुदान सरकार के तरफ से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के अपील और सोने पर टैक्स बढ़ने के बाद अब सोने की खरीदारी पहले से काफ़ी कम हो गई है। पटना समेत 6 जिलों में आज ब्लैक आउट मॉक डील रखा गया है, जिसमें 7 बजे यानी शाम 7 बजे से लेकर 7:15 तक पूरा ब्लैकआउट किया जाएगा। पहले सायरन बजेगी और उसके बाद लोग अपने घरों की लाइट या दुकानों की लाइट या कोई भी अगर संस्थान होगा तो वो अपनी लाइट बंद कर देंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आने वाला जो कुछ विमान हादसा हो उसके पहले यह एक अभ्यास है। इसमें जिला प्रशासन ने पहले से ही लोगों को कहा है कि आप घबराएं नहीं, ये एक महज अभ्यास है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की बहुत बनी पहेली, पुलिस हर पहलुओं पर कर रही है जांच।
अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की मौत की पहेली को सुलझाने के लिए फॉरेंसिक टीम ने किया निरीक्षण। जिस जगह प्रतीक यादव अचेत अवस्था में मिले थे, जांच पड़ताल की। डीसीपी सेंट्रल घर पहुंचे, घर में मौजूद लोगों से बातचीत की और इस बात की जांच की जा रही है कि मौत की वजह क्या रही। पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ 4 डॉक्टरों के पैनल ने प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम किया, वीडियोग्राफी की गई। हार्ट और बिसरा सुरक्षित रखा गया है। डॉक्टरों का मानना है कि अगर हार्ट फेल हुआ होगा, उसकी रिपोर्ट सामने आएगी, इसका स्पष्ट हो जाएगा कि हार्ट फेल होने से उनकी मौत हुई है या नहीं। बिसरा इसलिए सुरक्षित रखा गया है कि किसी प्रकार का कोई जहरीला पदार्थ अगर दिया गया होगा तो उसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि उन्हें जहरीला पदार्थ दिया गया था या नहीं। फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि प्रतीक यादव की मौत हार्ट फेलियर की वजह से हुई है। आगे का जो बिसरा और हार्ट उनका सुरक्षित रखा गया है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। प्रदेश के देवास में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें अब तक मौतों की संख्या 3 हो चुकी है। इसके अलावा 2 दर्जन से लोग घायल हैं, जिन्हें देवास के जिला अस्पताल के अलावा इंदौर में भी रेफर किया गया है। आपको बता दें कि यह हादसा आज सुबह के वक्त हुआ। उस वक्त जो देवास जिले के टोंक कला इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री है, जिसमें अचानक ब्लास्ट होता है, उस वक्त कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और इस परिसर में हड़कंप मच जाता है। काफ़ी संख्या में भीड़ जमा हो जाती है। इसके बाद प्रशासन और राहत की टीम मौके पर पहुंच गई और जो घायल हैं उन्हें अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस हादसे में एक तरफ जहां पर मौतों का आंकड़े बढ़ने की भी उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस हादसे को लेकर दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक राशि, साथ में घायलों को निःशुल्क इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बताया जा रहा है कि इस तरह की पटाखा फैक्ट्री को लेकर मॉनिटरिंग जो है प्रशासन की तरफ से उतनी बेहतर नहीं की गई, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार पटाखा फैक्ट्रियों की मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। राजस्थान एसओजी से नीट पर्चे लीक मामले की जांच अपने हाथों में लेने के बाद सीबीआई अब लगातार अपनी जांच के दायरे को बढ़ाती जा रही है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 4 राजस्थान से हैं और इन्हें कोर्ट में पेश करके सीबीआई अपने साथ ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले गई है। वहां से इनके देश भर के दूसरे लिंक को खंगाला जा रहा है। लेकिन इस बीच सीबीआई के कुछ और टीम भी जयपुर में यही है। कोचिंग संचालक और काउंसलर के करीब 25 से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके फ़ोन कॉल की डिटेल्स को पिछले 1 महीने से किन लोगों को उन्होंने कॉल किया है, किन लोगों से बातचीत हुई है, कितनी बार बातचीत हुई है, इसे खंगालने की सीबीआई के अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिसके जरिए पता लग सके कि एक ही नंबर पर बार बार कॉल जाने का क्या वजह हो सकती है। साथ ही अब सीकर में भी कई छात्रों और कोचिंग सेंटर्स के मालिकों से भी इस बारे में पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। नीट पेपर लीक मामले में एक बार फिर नालंदा गिरोह की संलिप्तता सामने आई है। 2 मई को नालंदा से गिरफ्तार जिन सॉल्वर गैंग के लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनकी निशानदेही पे मुजफ्फरपुर में 4 लोगों की गिरफ्तारी तो हुई ही थी, अब उसमें आगे की कड़ी भी जुड़ते जा रही है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भी आज दरभंगा में पुलिस की छापेमारी हुई और वहाँ पे 2 लोगों को डिटेन किया गया है, जो मेडिकल के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। हालांकि ये एक प्राइवेट नर्सिंग होम से इनकी गिरफ्तारी हुई है और फिलहाल उन्हें पूछताछ में हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि नालंदा गिरोह का सरगना यानी कि संजीव मुखिया इन दिनों जेल में है और 2024 पेपर लीक मामले में वो गिरफ्तार हुआ था। इसके अलावा सिपाही भर्ती घोटाला और अन्य परीक्षा में भी उसके ऊपर संलिप्तता थी। उसके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया था, वो भी जेल में है। लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से इस बार 2026 की नीट परीक्षा में भी वो सक्रिय था और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया सकता है कि जेल में रहते हुए उसने सॉल्वर गैंग को तैयार किया था और जिसके 16 मेंबर थे, जो उस दिन नीट की परीक्षा में अलग अलग सेंटरों पर पढ़ने वाले थे। जाहिर सी बात है, इनके पास पहले से प्रश्न पत्र था और इसी वजह से सॉल्वर गैंग को इसमें इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां इन पूरे मामले की जांच कर रही हैं और आज भी जिन 2 लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।